ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ, ਸੱਤਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਪੇਸ ਆਫ ਡਾਇਸੈਂਟ ਇਨ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। नमस्ते। आज जलियांवाला बाग के 100 साल पूरे होने वाले हैं। कल उसकी पूर्व संध्या पर हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं और उस मुद्दे पर आज क्या हालात हैं, उसमें हमारी अपनी क्या भूमिका है, क्या रोल है, क्या हालत है आज की, उस सब पर आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा जब भगत सिंह जेल में थे और फांसी की सजा उनको सुना दी गई थी, तब उन्होंने वाइसराय को एक खत लिखा था और उस खत में उन्होंने कहा था कि एक युद्ध की स्थिति विद्यमान है, मौजूद है और ये युद्ध जारी रहेगा। अंग्रेजों के जाने के बाद भी ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक पूंजीपति और ताकतवर लोगों के द्वारा कमजोरों और मेहनतकश लोगों की मेहनत की लूट जारी है। ये लड़ाई जारी रहेगी। गोरों का स्थान काले लोग ले लेंगे, लेकिन ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये शोषण खत्म नहीं होता। और ये युद्ध आपने जनता के ऊपर थोपा है, हम इस युद्ध का जवाब दे रहे हैं। इसलिए हमें युद्धबंदी माना जाए और आप हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दीजिए। भगत सिंह साहब ने यह लिखा था वायसराय को। आज के हालात की तरफ अगर हम नजर डालें तो मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मेरे खिलाफ करीब 100 अरेस्ट वारंट हैं और वो वारंट इसलिए है कि सरकार कहती है कि मैं एक दुर्दांत माओवादी हूं। हालांकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा, गाली नहीं दी, लेकिन सरकार की नजरों में मैं एक बहुत बड़ा आतंकवादी हूं। क्यों? और इस हॉल के बाहर जो बैनर आपने लगाया है उसमें जिन लोगों के फोटो हैं, सुधा भारद्वाज और दूसरे साथियों के, उन लोगों ने भी कोई आतंकवादी घटना नहीं करी है। फिर ये सब लोग जेल में क्यों हैं? भारतीय राज्य किनको अपना दुश्मन मान रहा है? ये कौन लोग हैं और इन्होंने क्या जुर्म किया है? ये जानना आज की हमारी राजनीति को समझना, हमारी अर्थव्यवस्था को समझना और उसको ठीक करने का रास्ता हमें दिखा सकता है। मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए 2 जिले हैं, एक जिले में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और एक जिले में एक भी फैक्ट्री नहीं है, तो आप किसे विकसित डेवलप्ड जिला कहेंगे? फैक्ट्री वाले को या बिना फैक्ट्री वाले को? किसे? फैक्ट्री वाले को।
फैक्ट्री कौन लगाता है, गरीब आदमी या अमीर आदमी? अमीर आदमी। फैक्ट्री का मुनाफा किसकी जेब में जाता है, गरीब आदमी या अमीर आदमी? और फैक्ट्री के लिए जमीन किसकी ली जाती है, गरीब आदमी की या अमीर आदमी की? तो विकास का मतलब हो गया गरीब से ले लो, अमीर को दे दो। और जब गरीब की जमीन ली जाती है तो गरीब खुशी खुशी दे देता है। जब गरीब अपनी जमीन पूंजीपति को देने से मना करता है तो क्या होता है? कौन जाता है गरीब के पास? कौन जाता है? पुलिस जाती है। और पुलिस जाके गरीब को फूलमाला पहनाती है। क्या करती है पुलिस? पुलिस लाठी मारती है, जेल में डालती है, गोली चलाती है, उसकी बेटी से बलात्कार करती है। लोकतंत्र के किताब के मुताबिक सरकार का मालिक वही गरीब है जिसकी जमीन है, पुलिस का मालिक वही गरीब है। और मालिक का माल नौकर छीन रहे हैं, मालिक मना कर रहा है तो नौकर उसको पीट रहे हैं, और हम लोग खुश हो रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, देश का बड़ा विकास हो रहा है। मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी के 20 दिन के बाद दिल्ली से अपना बैग पैक करके छत्तीसगढ़ चले गए थे, और वहां हमने एक पेड़ के नीचे रहना शुरू किया। और 18 साल हम लोग वहां रहे। 18 साल के बाद हमें वहां से तड़ी पार कर दिया गया, और 100 वारंट करीब मेरे खिलाफ अभी है। अभी आरटीआई डाली है कि भैया ये तो बताओ कितने वारंट है मेरे खिलाफ, तो अभी जवाब नहीं आया उनका। ये वो दौर था जब एलपीजी की प्रक्रिया लागू हो रही थी। ये जो बाहर सब लोग जेलों के में हैं, ये किस लिए हैं जेलों में, आप ध्यान दीजिएगा। और पूरे भारत में कौन लोग सबसे ज्यादा जेलों में हैं? जो कॉरपोरेट्स और पूंजीपतियों द्वारा जमीनों को हड़पने का विरोध कर रहे हैं। राजनीति का मुख्य काम क्या है? राजनीति का मुख्य काम है गरीबों के संसाधनों पर कब्जा करो और उसको मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में दे दो। ये दुनिया भर की राजनीति का एकमात्र लक्ष्य है। ये जो पूंजीवादी राजनीति है, इसमें अमीर को और अमीर बनाया जाता है, गरीब को और गरीब बनाया जाता है। तो ये सारे लोग उस लूट का विरोध करने वाले हैं। इन्होंने सिर्फ ये विरोध किया कि जमीनें मत लूटिए, इसलिए ये सबको भारतीय राज्य ने आतंकवादी घोषित कर दिया। तो जब मैं और मेरी पत्नी बस्तर गए, हमने वहां आदिवासियों के बीच सेवा का काम शुरू किया। उसी समय एक प्रक्रिया शुरू हो रही थी, उसका नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और उसमें क्या हो रहा था? उसमें अमीर देशों की कैपिटल गरीब देशों की तरफ भाग रही थी। और किस तरफ भाग रही थी? जहां पर नेचुरल रिसोर्सेस ज्यादा थे, जैसे लैटिन अमेरिकी देशों की तरफ, अफ्रीका की तरफ और साउथ एशिया की तरफ। और जहां जहां नेचुरल रिसोर्सेस थे, वहां आकर के ये खदानों पर
समुद्र के तटों पर, समुद्र तटों पर, नदियों पर, पहाड़ों पर कब्जा कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने 100 कंपनियों के साथ एमओयू किए और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एक फौजी अभियान शुरू किया। उसका नाम था सलवा जुड़ुम। भारत का संविधान कहता है, 2 चीजें कहता है। भारत का संविधान कहता है राज्य नागरिकों के बीच समता बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप एक पूंजीपति के लिए हजारों लोगों के संसाधन छीन लेंगे तो वो हजारों लोग और ज्यादा गरीब हो जाएंगे और वो पूंजीपति और ज्यादा अमीर हो जाएगा। तो आप असमानता बढ़ा रहे हैं। राज्य कहता है कि हम नक्सलियों को इसलिए मारते हैं क्योंकि ये भारतीय संविधान को नहीं मानते। तो हम सरकार से पूछते हैं कि आप मानते हो संविधान? संविधान कहता है कि राज्य समानता बढ़ाने की दिशा में काम करेगा और आदिवासी इलाकों में 5वीं अनुसूची लागू है। वो पेशा कानून एक है। उस कानून के मुताबिक आदिवासियों की जमीन बिना आदिवासियों की मर्जी के सरकार नहीं ले सकती। ये भारत के संविधान में लिखा है और यह भी लिखा है भारत के संविधान में कि अगर आदिवासियों के अधिकारों पर कोई सरकार या कोई कानून हमला करता है तो भारत का राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो इस कानून का इंप्लीमेंटेशन उस आदिवासियों के इलाके में रोक दे। और उनके तहत राज्यपाल को भी यही अधिकार है कि वो आदिवासियों की रक्षा करे और उनके इलाके में कोई भी कानून को लागू होने से रोक सकता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के बाद से आज तक करोड़ों आदिवासी उजाड़ दिए गए। एक बार नहीं, 5 बार उजाड़े गए। एक बार उजाड़ के कहीं पर बसे, फिर उजाड़े गए, फिर उजाड़े गए। आज तक किसी भी राष्ट्रपति और किसी भी राज्यपाल ने आदिवासियों के इन अधिकारों के हनन के लिए आवाज नहीं उठाई। तो जब हम छत्तीसगढ़ में थे और सरकार ने एमओयू किए कंपनियों के साथ और फिर सलवा जुड़ुम शुरू किया, तो संविधान में लिखा है कि आदिवासियों की मर्जी से आप ले सकते हैं। लेकिन सरकार ने 5000 गुंडों को इकट्ठा किया, उन्हें 303 राइफलें दी और उनसे कहा कि गांव खाली कराओ। और इन गुंडों को साथ भारत के अर्धसैनिक बलों को लगाया गया, नीम फौजी बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, और इन्होंने वहां के गांव पर हमला बोला। ये लोग गांव में जाते थे, इन्हें देखकर गांव के लोग भागते थे। जवान लोग भाग सकते थे, औरतें और बच्चे नहीं भाग सकते थे, बूढ़े नहीं भाग सकते थे। उनका कत्ल किया गया, बच्चों को पत्थरों पर पटक कर मार डाला गया, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। और इस तरीके से 650 गांव सरकार ने और हमारी फोर्सेस ने जला दिए। 650 घर नहीं कह रहा हूं, 650 गांव, 3.5 लाख लोग सरकार ने डिस्प्लेस कर दिए। और इन फौजी बलों ने उनके घर जलाए, उनके अनाज जला दिए, फसलों में आग लगा दी, पानी के सोर्सेज में जहर डाल दिया,
हैंडपंप्स उखाड़ दिए। आजादी का क्या सपना था? आजादी का वादा था कि गांव का विकास किया जाएगा, गरीब का ख्याल सबसे पहले रखा जाएगा। और हम कहां पहुंच गए कि हमारी सरकार अपने गांव जला रही है। ये किसी नेता की गलती या किसी पुलिस अधिकारी की क्रूएलिटी का नतीजा नहीं था। ये वो रास्ता था जो हमने पकड़ा और वो मुकाम था जहां हमें पहुंचना ही था। वो क्या था? जब आजादी आ रही थी तो गांधी ने कहा कि अगर भारत अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत तबाह हो जाएगा। और अंग्रेजी विकास का मॉडल क्या है? अंग्रेजी विकास का मॉडल कहता है कि आप विकसित तब हैं जब आपके पास ज्यादा है। अगर आपके पास कम है तो आप पिछड़े हुए हैं। अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, आप डेवलप्ड हैं। आपके पास 2-4 कुर्ते पजामे हैं, आप पिछड़े हुए हैं। आपके पास कई बंगले हैं, आप बहुत डेवलप्ड हैं, विकसित हैं। आपके पास एक छोटी सी झोपड़ी है, आप पिछड़े हुए हैं। आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत विकसित हैं। आपके पास काम चलाऊ पैसा है, आप पिछड़े हुए हैं। लेकिन नेचर ने सबको बराबर दिया है। तो आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें और दूसरा देगा नहीं, तो आप छीनेंगे। और छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत है। गांधी ने कहा इस विकास के मॉडल में विकास उसी का होगा जिसके पास ताकत होगी। इस विकास के मॉडल में कमजोर का विकास नहीं होगा, कमजोर पिछड़ जाएगा। अंग्रेजों के बारे में यह कहा जाता था कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन एक अंग्रेज ने यह भी लिखा था कि यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज अपने डेवलपमेंट मॉडल को बरकरार रखने के लिए लगातार वॉर करते थे, युद्ध करते थे। गांधी ने कहा कि आजादी के बाद अगर भारत ने अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाया तो भारत किस पर हमला करेगा। गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे। इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। छत्तीसगढ़ में एक युद्ध चल रहा है। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का आदिवासी इलाका, आपको मालूम है हमारे सबसे ज्यादा नीम फौजी बल इस समय कहां है? वो आदिवासी इलाकों में है। क्या करने गए हैं? आदिवासियों को सिक्योरिटी देने? नहीं। जंगलों की रक्षा करने? नहीं। हमारे सिपाही गए हैं कब्जा करने, खदानों पर, जमीनों पर, पहाड़ों पर, नदियों पर। किसके लिए? इस देश के गरीबों के विकास के लिए? नहीं, चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए। और उन पूंजीपतियों की खिदमत करने वाले चंद पढ़े लिखे शहरी, एलीट, एडुकेटेड लोगों के लिए। यानी इस देश के मुट्ठी भर आबादी जो ताकतवर है, जो शहर में रहती है, पढ़ी लिखी है और जो कॉरपोरेट्स की नौकरी करती है, उसने अपनी सेनाएं
इस देश के गरीबों की जमीनें छीनने के लिए भेज दिए जंगलों में। एक देश के भीतर अगर आबादी का एक हिस्सा आबादी के दूसरे हिस्से के खिलाफ सेनाएं इस्तेमाल कर रहा हो, उसे गृह युद्ध कहा जाता है, सिविल वॉर। इसे हिडन वॉर ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का छिपा हुआ युद्ध। और यह किसी एक जिले में या कुछ गांव में नहीं चल रहा है, यह बहुत बड़े इलाके में चल रहा है और यह युद्ध रोज फैल रहा है। भारत की होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है, हम हर साल 30% पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? किसके खिलाफ इस्तेमाल होगी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस? इस देश के गरीबों के खिलाफ। पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी ऑफ कोर्स गरीबों के बच्चे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोई अंबानी अडानी का बेटा नहीं है, उसमें भी गरीब किसानों के बच्चे हैं। तो गरीब को मारने जाता है, उधर से गरीब अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ता है, गरीब को मारता है और अमीर का फायदा होता है। यह है असली राजनीति। गरीब को गरीब से लड़वाकर संसाधनों पर कब्जा करके अमीर अपना मजा कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। आपकी मीडिया आपको इस छिपे हुए युद्ध के बारे में बताती नहीं है। हमारे नौजवानों को बताया जाता है कि देश की मुख्य समस्या है कि 2020 में आज कौन सी टीम जीतेगी, यह नेशनल डिबेट होनी चाहिए। ऐश्वर्या राय को करवा चौथ का चांद दिखाई देगा या नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत के आदिवासियों की क्या हालत है, भारत में एक युद्ध चल रहा है, इसके बारे में कोई मीडिया आपको नहीं बताता है। ये जो युद्ध है, ये पूरा युद्ध है। इसमें गोलियां हैं, बम हैं, बलात्कार है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। आप यकीन नहीं करेंगे, बलात्कार एक वॉर टूल है। सेनाएं सामने वाले पक्ष की हिम्मत तोड़ने के लिए बलात्कार को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि मरने से लोग डरते नहीं हैं, लेकिन जब उनकी महिलाओं से आप बलात्कार करते हैं तो वो डर जाते हैं। भारतीय राज्य अपनी जनता के खिलाफ बलात्कार को एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अजीत डोभाल, जो भारतीय सुरक्षा सलाहकार है, उसने रायपुर में मीटिंग करी और उसने कहा कि बहुत हुआ, अब जमीनों पर असली कब्जे हो जाने चाहिए। और उसके तुरंत बाद सोनी सोरी के मुंह पर तेजाब डाला गया। 40 महिलाओं से पेद्दा गेलूर गांव में बलात्कार किया सुरक्षा बलों ने, 16 महिलाओं के साथ, 12 महिलाओं, 6 महिलाओं के साथ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की बनाई हुई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कह रही है। ये मैं झूठ बोल सकता हूं, भारत सरकार का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कह रही है, वेबसाइट पर है, पढ़ लीजिएगा। उसने लिखा है कि हमें कम से कम 16 महिलाओं के साथ सुरक्षा बलों ने बलात्कार किए हैं, इसके प्राइमा फेसी एविडेंस मौजूद है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बलात्कार व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है। वकील साहब बैठे हैं, उन्हें मालूम है, जब बलात्कार का चालान पेश होता है तो एक्यूज्ड वर्सेस स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध है। इसने राज्य के विरुद्ध अपराध किया है। 16 भारतीय नागरिकों के साथ बलात्कार के सबूत मौजूद है, राज्य ने एफआईआर तक नहीं लिखी।
छत्तीसगढ़ की जेलें निर्दोष आदिवासियों से खचाखच भरी हुई हैं। ऐसी ऐसी जेलें हैं, सोनी ने मुझे बताया, सोनी सोरी ने, कि लड़कियां मैंने देखी जिनके निप्पल्स काट दिए गए पुलिस स्टेशन में दांत से। सिक्योरिटी फोर्सेस जंगल में जाते हैं, जो महिला मिलती है उसको उठाकर ले आते हैं, महीनों तक बलात्कार करते हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, नक्सली कह के जेल में डाल दिया जाता है, वहां उनको डिलीवरीज हो रही हैं। उनके शरीर पर बलात्कार और टॉर्चर, बिजली से जलाए जाने के प्राइवेट पार्ट्स पर निशान है। मैंने ये सब लिखा फेसबुक पर। मैंने कहा कि एक जांच दल गठित किया जाए महिलाओं का, और अगर मेरी बात झूठी पाई जाए तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। लेकिन न तो जांच हुई, न मुझे जेल में डाला। हां, मेरी फेसबुक पोस्ट पर एक जेलर ने कमेंट किया, महिला जेलर ने, वो दलित है, वर्षा डोंगरे, वो जगदलपुर में डिप्टी जेलर रह चुकी थी। उसने कहा, हिमांशु कुमार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जेलर थी और मैंने खुद देखा 12-12 साल की लड़कियों को लाया जाता है और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर बिजली से जलाने के निशान हैं। क्या हुआ उसके बाद? सरकार ने उस जेलर को इनाम दिया कि तुमने कानून की मदद करी, संविधान की मदद करी। सरकार ने उस जेलर को सस्पेंड कर दिया। वो अभी भी सस्पेंडेड है। मैं अभी उससे मिल के आया था। हमारे एक दोस्त हैं प्रभाकर ग्वाल, वो सुकमा में जज थे। वहां पर आदिवासियों को जेलों में डालने, गोली से उड़ा देने पर कैश अवार्ड मिलता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, कत्ल करने पर इनाम मिलता है। यह कोई नई रवायत नहीं है। दुनिया के 65 देशों से आदिवासियों को मिटा दिया गया। अमेरिका, जो शायद हम में से बहुत से लोगों का सपना होगा कि अमेरिका जाएंगे कभी, अमेरिका में 6 करोड़ आदिवासियों को मार डाला गया, जिन्हें पहले रेड इंडियंस कहा जाता था, अब नेटिव अमेरिकन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड, कनाडा, बहुत सारे देश, 65 देशों से आदिवासियों का नामो निशान मिटा दिया गया। और उन देशों में एक आदिवासी की लाश पर लाश इनाम मिलता था, अवार्ड। और गोरों ने घोड़ों पर बैठकर जानवरों की तरह आदिवासियों का शिकार किया था। भारत में आज वो हो रहा है। हमारे यहां आदिवासियों का कत्ल करने पर हमारे सिपाहियों को कैश अवार्ड मिलता है। लिंगा कड़ोपी को लात मारते हुए वहां के एसपी ने कहा था, मुझे 250 का टारगेट मिला था इस साल, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया। तो जो हमारे जज साहब थे, दोस्त प्रभाकर ग्वाल, वो सुकमा में जज थे। 20-20 आदिवासियों को पुलिस वाले पकड़ के ले आते थे। साहब ये सब माओवादी हैं, इनको जेल में डाल दो। जज साहब ने कहा, अच्छा माओवादी हैं तो इन्होंने कुछ वारदातें करी होंगी, इनके खिलाफ एफआईआर हुई होगी, फिर ये फरार हो गए होंगे, पकड़े नहीं गए होंगे, फिर इनका वारंट निकल गया होगा, कितने वारंट हैं इनके खिलाफ? तो बोले नहीं, वारंट तो कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो आपको यह पता होगा कि ये माओवादी है तो फलाने गांव का है, इसका बाप का नाम ये है, इस चालान में तो आपने गांव का नाम नहीं लिखा। अच्छा, आपको गांव का नाम भी नहीं पता, आपको यह तो पता होगा ये फलाना आदमी है, इसके बाप का नाम ये है, क्योंकि एक नाम के तो 50 लोग 100 लोग हो सकते हैं एक जिले में, तो बाप का नाम भी नहीं लिखा।
सिर्फ आपने अभी अभी इनको पकड़ा और पूछा तेरा नाम क्या है, इसमें लिखा और ले आए कि साहब इनको जेल में डाल दो। जज साहब ने कहा मुझे पागल समझा है तुमने, भाग जाओ यहां से। जज साहब ने पुलिस वालों को भगाना शुरू कर दिया। वहां के एसपी ने हाई कोर्ट को खत लिखा कि ये जज साहब पुलिस की बेइज्जती करते हैं। जज साहब कानून की रक्षा कर रहे थे, वो संविधान की रक्षा कर रहे थे। क्या हुआ फिर? जज साहब को अवार्ड मिला कि आप संविधान की रक्षा कर रहे थे, जज होकर कानून की रक्षा कर रहे थे, आपको इनाम दिया जाता है। जज साहब को हाई कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। वो जज साहब आज भी बर्खास्त है, घर पे बैठे हैं। घर पे तो नहीं बैठे, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं जुल्म के खिलाफ। ये वो दौर है जहां हम जैसे आप जैसे लोग नहीं, जेलर और जज कानून और संविधान का साथ अगर देंगे तो या तो नौकरी जाएगी या जेल जाना पड़ेगा। हम लोग तो जो हमारे साथी जेलों में हैं, ये तो अंतरात्मा की वजह से गए हैं। इनको लगा कि गलत हो रहा है और इन्होंने आवाज उठाई, न्याय के पक्ष में, इंसानियत के पक्ष में, सच्चाई के पक्ष में, और आज ये लोग जेलों में हैं। इस समय भारतीय राज्य पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने, अमीर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। मैं स्कूलों में जाता हूं और मैं बच्चों से पूछता हूं कि अच्छा बच्चों, ये बताओ कि हमारा जो भारत देश है, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो जो बहुत मेहनत करते हैं, किसान, मजदूर, और दूसरे वो हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, सेठ, अफसर। कौन ज्यादा पैसे वाला है? ज्यादा मेहनत करने वाला या कम मेहनत करने वाला? तो बच्चे कहते हैं जो कम मेहनत करते हैं वो ज्यादा अमीर है। मैं बच्चों से पूछता हूं ये इंसाफ है या नाइंसाफी? तो बच्चे कहते हैं कि ये तो अन्याय है। मैं बच्चों से पूछता हूं अच्छा बच्चों, हम सब गंदगी करते हैं समाज में, और एक खास जात के लोग हैं जो उसे साफ करते हैं। गंदगी करना ज्यादा अच्छा काम है या सफाई करना? बच्चे कहते हैं सफाई करना ज्यादा अच्छा काम है। मैं पूछता हूं कि ज्यादा इज्जत किसको मिलनी चाहिए, गंदगी करने वालों को या सफाई करने वालों को? बच्चे कहते हैं कि सफाई करने वालों को। मैं पूछता हूं कि क्या सफाई करने वालों को ज्यादा इज्जत मिलती है? बच्चे कहते हैं नहीं मिलती। मैं बच्चों से पूछता हूं कि ये न्याय है या अन्याय है? बच्चे कहते हैं अन्याय है। मैं पूछता हूं कि जहां अन्याय है वहां शांति हो सकती है? बच्चे कहते हैं नहीं हो सकती। मैं उदाहरण देता हूं कि अगर 3 साल के 2 बच्चे हैं और आप उनमें से एक बच्चे को 2 बिस्किट दे दीजिए और एक बच्चे को 1 बिस्किट दीजिए, तो क्या होगा? जिस बच्चे को 1 बिस्किट मिला है वो अपना बिस्किट फेंक देगा, जमीन पर लेट जाएगा, जोर से चिल्लाएगा, रोएगा। वो बच्चा क्या कर रहा है? वो बच्चे को पता है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और वो इस नाइंसाफी का विरोध कर रहा है अपने तरीके से। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना इंसानी फितरत है। 3 साल के बच्चे को किसी नक्सलाइट ने नहीं सिखाया कि अन्याय का विरोध करो, कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं सिखाया। अन्याय का विरोध करना हर इंसान का फर्ज है। और फिर मैं बच्चों से पूछता हूं कि अच्छा
ये बताओ कि सबसे महान देश कौन सा है दुनिया का? तो बच्चे कहते हैं भारत। और मैं बच्चों से पूछता हूं सबसे खराब देश कौन सा है? तो बच्चे कहते हैं पाकिस्तान। मैं बच्चों से कहता हूं तुमने पाकिस्तान देखा है? बच्चे कहते हैं नहीं, देखा तो नहीं है। मैंने कहा लेकिन तुमने भारत देखा है, और अभी अभी तुमने कहा कि भारत में अन्याय है। ये अन्याय कौन दूर करेगा? बच्चे कहते हैं हम दूर करेंगे। मैं कहता हूं तुम क्यों दूर करोगे? तुम तो कहते हो कि हमारा देश सबसे महान है, और जो महान है उसे बदलने की क्या जरूरत है? हम तो महान हैं, महान को तो बदलने की जरूरत नहीं है, उसको तो वैसे ही रहना चाहिए। बदलने की जरूरत किसे है? जो खराब है। और खराब कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बदल ले अपने आप को, हम भारत को ऐसी रखेंगे। यही है असली राजनीति, कि भारत में गर्व की राजनीति करो। हमारी संस्कृति महान है, हमारा देश बहुत महान है, हमारी परंपरा बड़ी महान है, हमारा इतिहास महान है, ताकि भारत का नौजवान भारत को बदले नहीं, और उसका मुंह घुमा के कर दिया है पाकिस्तान की तरफ, कि हमारा तुम्हारी जिंदगी का एकमात्र मकसद है पाकिस्तान को सुधार दो। और पाकिस्तान को आप 70 साल में नहीं सुधार पाए, 700 साल और नहीं सुधार पाओगे। लेकिन भारत ऐसा का ऐसा ही रहेगा जब तक हमारा नौजवान भारत की समस्या पर ध्यान नहीं देगा। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ प्राइड है, गर्व की राजनीति, ये दरअसल शोषण को, अन्याय को बरकरार रखने के लिए करी जाती है। और ये हमारी पूंजीवादी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों करती हैं। तो मुझे पर्ची मिल चुकी है, मैंने बहुत वक्त ले लिया। अगर सवाल जवाब का दौर होगा तो जरूर आगे आपसे बातचीत करेंगे। आप लोगों ने मुझे यहां पर इनवाइट किया, इतने प्यार के साथ और शांति से मेरी बातें सुनी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आयोजकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात अभी यहां खत्म करता हूं और अपनी जगह लेता हूं, फिर मिलेंगे। थैंक यू। you.